नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फिर से कुछ डेरिवेशंस और कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन है कि दो समतल कुंडलियों के मध्य प्रेरकत्व का सूत्र निगमित कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं। मान लेते हैं ये हमारी कुंडली है और दूसरी हमारी उसी के समतल में जस्ट दूसरी कुंडली है। तो हम क्या कहेंगे, दोनों का केंद्र अगर एक हो तो हम कहें, अगर मान लो इसकी त्रिज्या हमारी R2 है और इसकी त्रिज्या हमारी R1 है, ठीक है। और पहली कुंडली में हम मान लेते हैं फेरों की संख्या कितनी है, N1, और दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, N2। तो अगर मान लेते हैं जो N1 फेरों वाली कुंडली है उसमें धारा हमारी I1 बहती है और I1 के कारण इसमें चुंबकीय क्षेत्र मान लो B1 उत्पन्न होता है। तो ये जो B1 चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ये दूसरी वाली कुंडली पर क्या करेगा, फ्लक्स रेखाओं को डालेगा, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स रेखा, जिसके कारण इसमें अन्योन्य प्रेरण की घटना होगी, अर्थात इसमें अन्योन्य प्रेरकत्व उत्पन्न होगा, ठीक है, जिसे हमें ज्ञात करना है या इसके लिए हमें सूत्र ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, प्रूफ के लिए मान लेंगे, माना दो समतल कुंडलियां, माना दो समतल कुंडलियां, कुंडलियों लिख लो, में फेरों की संख्या N1 व N2 है तथा उनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 और R2 है, ठीक है। तब क्या होगा कि पहले कुंडली में I1 धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, तो पहली कुंडली में I1 धारा या विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या हो जाएगा भाई, हमने क्या कह लिया, जो इसमें दिखता है हम लोग वही लिखते हैं। जैसे मान लो पहली कुंडली थी जिसमें R1 N1 माना था फेरों की संख्या, दूसरी कुंडली में R2 N2 माना था, इसमें I1 धारा बह रही है तो इसके कारण B1 चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा। बस उसी को हमने अपने शब्दों में या विज्ञान की भाषा में लिख दिया। तो पहली कुंडली में अगर I1 धारा या विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो उसके कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या होगा, B1। अब किसी कुंडली के कारण या लूप के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, μ0/2 इंटू I1। और चूंकि इसमें N फेरे हैं तो N फेरे हैं तो N से इसमें हम क्या कर लेंगे, गुणा, तो N1 I1/R1। इसको हम समीकरण 1 बनाकर यहीं पर रोक लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो ये B1 चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न होगा तो इससे क्या होगा, दूसरे वाले जो कुंडली है उसमें फ्लक्स रेखाएं होकर गुजरेंगी, तो अर्थात उसमें अन्योन्य प्रेरण की घटना होगी। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स
अब इसमें चुंबकीय फ्लक्स क्यों ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए अन्योन्य प्रेरण, तो वो चुंबकीय फ्लक्स से ही संबंधित होता है, तो उसको आगे डिस्कस करेंगे भी। तो यहाँ से हम क्या मान लेंगे, दूसरी कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स है वो कितना है, φ2 के बराबर है। ठीक है, जब ये φ2 है तो सूत्र हमारा क्या इसके लिए होगा, N2 और B1 A2। अब इसमें बात आती है कि ये N2 B1 A2 क्यों लिया भाई, N2 लिया A2 लिया तो B1 काहे ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो B1 चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था पहली कुंडली के कारण, वही चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा, तो इसके ही कारण हो रहा, इसीलिए हम यहाँ पर B1 ले रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे वैसे तो फाइ बराबर आ रहा B इंटू ए होता है फार्मूला, तो एन फेर है तो भाई एन की गुणा कर दी। ठीक है, सिंपल सा है। तो भाई B1 का मान समीकरण 1 से उठाकर यहाँ पर रख लेंगे। तो जैसे यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, N2 और B1 की जगह पर μ0/2 I1 N1 और बटे में R1, और बाहर क्या है A2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया दूसरा समीकरण। सही है। अब हमें ज्ञात क्या करना है कि इसमें उत्पन्न दूसरी कुंडली में अन्योन्य चुंबकीय प्रेरकत्व। ठीक है, तो अन्योन्य चुंबकीय प्रेरकत्व क्या होगा, अन्योन्य चुंबकीय प्रेरकत्व क्या मान लेंगे दूसरी कुंडली में M। तो M बराबर हमारा सूत्र क्या बनेगा, φ2 बटे I1। अब इसमें I1 क्यों आ गया भाई, वैसे N2 φ2 बटे I1 होता है, N2 हम पहले ही लिख चुके हैं तो यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अच्छा हाँ I1 क्यों लिया, क्योंकि I1 में ही धारा बह रही, उसी के कारण ये अन्योन्य प्रेरकत्व की घटना घट रही है। तो φ2 की वैल्यू भाई समीकरण 2 से यहाँ पर रख लेंगे, तो कितना दिया हमें, μ0/2 N1 N2, एक साथ लिख लेंगे N1 N2 बटे में R1, और बाहर क्या हमारा साथ में लिखा A2, तो μ0/2 N1 N2 और I1। ठीक है, इधर लिख लिया, और इसके बटे में हमारा क्या है I1, तो I1 से I1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, M बराबर μ0/2 N1 N2 बटे R1, और ये जो क्षेत्रफल है इसको हम क्या लिख सकते हैं, πr2 का स्क्वायर। तो ये हमारा द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण के लिए सूत्र हो जाता है। ठीक है, हमारा दूसरा डेरिवेशन है, कह रहा है कि यंग के प्रयोग से द्विक रेखा छिद्र के लिए फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। या कभी कभी इसी प्रश्न को वो कहता है दीप्त और अदीप्त फ्रिंज के लिए। ठीक है, स्थिति ज्ञात कीजिए, स्थिति के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। तो आइए देखते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, मान लेंगे एस हमारा कोई प्रकाश स्रोत है जहाँ से हमारी प्रकाश तरंगें निकलती हैं। इसके आगे या सामने द्विक रेखा छिद्र रखा हुआ है, S1 और S2 हमारे दो रेखा छिद्र हैं। ठीक है, जिनके बीच की दूरी हमारी स्मॉल d हम मान लेते हैं। ठीक है, तो जब इस प्रकाश स्रोत से हमारी तरंगें निकलती हैं और S1 और S2 पर आपतित होती हैं, तो यहाँ से हमारी द्वितीयक तरंगें हाइगेंस के अनुसार निकलेंगी। ठीक है, तो जब ये द्वितीयक तरंगें निकलेंगी, तो जब ये आपस में अध्यारोपित होंगी, तो अध्यारोपित होकर ये मान लो d दूरी पर एक पर्दा है, ये हाइगेंस के अनुसार द्वितीयक तरंगें यहाँ से निकलेंगी। ठीक है, जो एक परस्पर एक दूसरे से अध्यारोपित होकर पर्दे, ठीक है, जो d दूरी पर स्थित पर्दा, इस पर व्यतिकरण प्रारूप हमें देंगी। तो ये हमारी प्रथम दीप्त फ्रिंज की दूरी मान लेंगे हमें पर्दे पर O बिंदु से x दूरी पर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, S1 से S2P पर हम लंब डाल लेंगे। S1P जो लाइन थी, यानी S1 बिंदु से S2P रेखा पर हमने एक लंब खींच लिया। ठीक है, और लंब खींचा तो अगर ये कोण हम मान लें थीटा है,
तो यहाँ से अगर हम इस वाले त्रिभुज के मतलब एक रेखा खींच लें, CP, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा कोण होगा ये भी क्या होगा, थीटा। तो ये लंब, तो ये भी हमारा लंब होगा, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो माना S1 तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, मान लेंगे कि माना जो स्रोत यश से तरंगे जब S1 और S2 पर आपतित होती हैं तो S1 S2 नए स्रोत की तरह कार्य करने लगते हैं, नए स्रोत की तरह कार्य करने लगते हैं। और हाइगेंस के अनुसार यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं परस्पर अध्यारोपित होकर, क्या बोले, परस्पर अध्यारोपित होकर पर्दे पर व्यतिकरण प्रारूप देती हैं। ठीक है, तो इतनी हमें हिंदी लिखनी है कि माना यहाँ से प्रकाश किरणें निकलती हैं और S1 S2 पर पहुंचती हैं तो ये नए स्रोत की तरह कार्य करेगा। तो हाइगेंस के अनुसार से यहाँ से नई तरंगे यानी द्वितीय तरंगे निकलेंगी जो एक दूसरे से अध्यारोपित होंगी और जो पर्दा हमारा है उस पर एक दूसरे से व्यतिकरण करके, ठीक है, फ्रिंज की मतलब पहरा हमें व्यतिकरण प्रारूप दे देती है। ठीक है, इतना लिख लेना है। उसके बाद हमें दिया क्या है, इसमें हमने यहाँ माना क्या है कि माना S1 S2 बराबर हमें दिया है स्मॉल d। ठीक है, CO दूरी जो हमें दी गई है वो कैपिटल D दी गई है। ठीक है, OP जो दूरी हमने मानी है वो कितनी है, 1 से। ठीक है, इतना हमने मान रखा है। तब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज S1 S2 इसको नाम दे देंगे A, त्रिभुज S1 S2 A और दूसरा त्रिभुज COP, इतना त्रिभुज COP समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। जो ये समरूप त्रिभुज है तो हमारी कंडीशन होती है प्रमेय कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो भाई हमें इसकी भुजा ले लेते हैं, S2A, हमने इसकी भुजा कौन सी ली, S2A छोटे वाले त्रिभुज की, और बटे में इसी की भुजा हमने S1 S को ले लिया, S1 S2 को। इसी प्रकार जब हमने इसकी S2A ली तो इसकी भुजा हम कौन सी लेंगे, OP बड़े वाले त्रिभुज में यानी इस वाले में CPO में, COP में। ठीक है, तो OP और बटे में कौन सी लेंगे भुजा, CP। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो जो S2A बटे S1 S2 आया हमारा OP, ठीक है, और जो CP है
अगर मान लो ये जो सीपी दूरी हमारी यहाँ से यहाँ तक ये धागा अनुमा है, और धागे को पकड़कर अगर हम यहाँ बिंदु ओ पर ले आए तो यही जो सीपी दूरी है ये किसमें चेंज हो जाएगी, सीओ दूरी में चेंज हो जाएगी। तो मान लेते हैं एक क्षण के लिए कि जो बिंदु जो पी पर है, मतलब हमें विवर्तन प्रारूप वो पी पर ना होकर किस पर मिल रहा है, ओ पर, तो यही दूरी हमारी क्या लिखी जाएगी, सीपी वाली सीओ। ठीक है, तो इतना हो गया। अब चूंकि H2O को हम ऐसे रहने देंगे, H2A बराबर H2A बटे S1 H2 को हमने क्या मान के रखा है, स्मॉल डी। OP को हमने मान रखा है x। ठीक है, और CO दूरी को हमने क्या माना था, कैपिटल डी। तो जिसका अर्थ निकलेगा H2A बराबर भाई डी बटे में, तो x के मल्टीप्लाई में जाएगी, यानी कि गुणा में बटे में डी आएगा। अब जब H2A जो निकला है, ये H2A है क्या आखिर, ठीक है, तो पथांतर है। तो पथांतर क्या होता है भाई, H2A। क्यों H2A पथांतर है, देखो S1 से P तक की दूरी और S2 से P तक की दूरी, इसमें यहां से अगर हम दूरी A से नापे तो दोनों की दूरियां क्या होंगी, बराबर। इतनी दूरी H2P वाले में फाजिल है, तो फाजिल दूरी को हम क्या कहेंगे, इनके मतलब पथांतर। तो ये पथांतर है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, H2P, यानी H2P माइनस S1P। सही है, तो जब ये पथांतर है तो यही तो हमारा मान निकला है। तो यानी H2A जो पथांतर था हमारा, उसके बराबर निकला है XD बटे कैपिटल डी। तो हमारी जो पहली फ्रिंज प्राप्त हुई थी वो कैसी थी, दीप्त प्रकार की। तो दीप्त फ्रिंज के लिए नीचे लिख लो, दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए क्या होगा, H2A बराबर भाई पथांतर तो हमें दिए XD बटे कैपिटल डी, और दीप्त फ्रिंज के लिए ये चीज क्या होती है, M लेमडा। ठीक है, जो पथांतर होता है वो कितना होता है, M लेमडा। आप पढ़ चुके हो इस चीज को। तो यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगी, x बराबर d की तो ऊपर गुणा हो जाएगी, तो d M लेमडा और बटे में स्मॉल d। ठीक है, तो इस तरह से प्रथम दीप्त फ्रिंज की हमें स्थिति पता चल जाती है। तो स्थिति के लिए कहता है तब भी हमारा ये डेरिवेशन होगा, और अगर वो कहता है फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए तब भी कंडीशन हमारी यही रहने वाली है। तो यहाँ पर m गुणा है, जहाँ m का मान हमारा 1 2 या डॉट डॉट करके कुछ भी इनमें से हो सकता है। तो इसको हम क्यों ना XM ही लिख दें, m की वैल्यू जितनी रखेंगे उस फ्रिंज की वो फ्रिंज हमें पता चल जाएगी। मान लो m का मान हम 1 रखे रहे हैं तो हम पहली फ्रिंज 2 रख रहे हैं, द्वितीय फ्रिंज। ठीक है, इसी प्रकार अदीप्त फ्रिंज के लिए तो अदीप्त फ्रिंज जो होती है हमारी, उसके लिए अगर बात करें तो क्या होगा, XM बराबर बस जो m की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 2m-1, और लेमडा की जगह पर क्या आएगा, लेमडा बटे 2। ठीक है, और m की जगह पर मान बदलेगा तो m 2m-1 लेमडा बटे 2, बाकी कैपिटल D बटे स्मॉल d, इतना तो रहना ही रहना है। तो इसको हम क्या लिख सकेंगे कि 2m-1 d लेमडा बटे 2d। ठीक है, ये अदीप्त फ्रिंज के लिए हमारा सूत्र बन जाता है फ्रिंज की स्थिति के लिए। ठीक है, हमें अब ज्ञात क्या करना है, मतलब फ्रिंज की चौड़ाई। अब फ्रिंज होती क्या है, जैसे फ्रिंज के लिए अगर हम देखें तो ये फ्रिंजें हमें इस तरीके से मिलती हैं, समान तीव्रता की और समान चौड़ाई की, समान दूरी पर। तो अगर ये दीप्त है तो दूसरी वाली ये क्या होगी, अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, ये अल्टरनेट होती है। तो मान लो हम दो दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी निकालें तो यही तो इनकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई। तो दीप्त मतलब, तो यहां से अगर हम देखें तो फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो क्या निकलेगी, फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई अगर हम कहें W, तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी कि दो एकांतर मतलब दो दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के अंतर को,
मान लो इसमें से इसको घटाएंगे तो इनके बीच की चौड़ाई में पता चल जाएगी। यानी कि अगर मान लो x+1 है तो दूसरी xm, तो मान लो पहली हमारी जो फ्रिंज मिल रही है दूसरी वाली वो xm+1 वाली स्थिति पर प्राप्त हो रही और उससे पहले वाली xm पर, तो इनका अंतर कर देंगे यानी इसमें से इसको घटा देंगे। अगर xm है और ये x क्या होगी m+1, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो इसके बीच की चौड़ाई या दूरी में पता चल जाएगी। तो xm चाहे दीप्त के लिए मान पुट कर लो चाहे अवदीप्त के लिए, दोनों के लिए सूत्र हमारा समान आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा d और इसकी जगह पर क्या पुट कर लेंगे m+1, भाई यहाँ पर m+1 है और लेमडा बटे स्मॉल डी। इसी प्रकार इसकी जगह पर क्या लिखेंगे जो लिखा है dm लेमडा बटे स्मॉल डी। तो भाई इसकी गुणा अंदर करेंगे तो W बराबर आएगा dm और इसकी बाहर से गुणा लेमडा और इसके बटे में हमने क्या कर दिया d अलग और प्लस इसके साथ गुणा करेंगे तो d एकम d और लेमडा गुणा होगी तो लेमडा बटे d और माइनस dm लेमडा बटे स्मॉल डी। तो dm लेमडा प्लस माइनस का कट हो गया तो हमारा W बराबर यहाँ से क्या आ गया, W बराबर आ गया d लेमडा बटे स्मॉल डी। तो इस तरह से ये हमारी क्या निकला है केंद्रीय मतलब फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र। ठीक है, समझ